Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School, Class 9th, History Chapter 3, Nazism and the Rise of Hitler, Unit 1.3, The Years of Depression, Part 3. ये हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट के बाद थर्ड पढ़ेंगे. फर्स्ट में हमने पढ़ा था वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कि किस तरीके से यूएसए जो है प्रॉब्लम में आ जाता है. फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जर्मनी में इम्पैक्ट पड़ता है सेकेंड वीडियो में. अब हम पढ़ेंगे किस तरीके से जो पॉलिटिकल पे इफेक्ट पड़ा था डिप्रेशन का. अब इकोनॉमिक कंडीशन देखी ना जर्मनी की और यूएसए की वजह से कैसे ख़राब हो गई थी. तो सेम अब हम थर्ड वीडियो में पढ़ेंगे कि अब वीमर रिपब्लिक यानी पॉलिटिकल सिचुएशन वहाँ पे क्या चेंज हो रहा था. कुछ पार्ट अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो प्रीवियस वीडियो का है ताकि आप उसको अच्छी तरीके से समझ सकें. प्रोलेटारियनाइजेशन किसे कहते हैं. प्रोलेटारियनाइजेशन का मतलब होता है स्टूडेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है यानी टू बिकम इम्प्रोविस्ड टू द लेवल ऑफ वर्किंग क्लास. दैट मीन्स कि वर्किंग क्लास के लेवल पे आ जाना. जैसे कि मानो मैं एक मिडिल क्लास हूँ और मिडिल क्लास में अपने आप को सरवाइव करने के लिए जो सिचुएशन है अगर मैं ना संभाल पाऊँ और एक ऐसी सिचुएशन में आ जाऊँ कि जो बिल्कुल डाउन पोजीशन होती है और हमें वो सरवाइव करना पड़ रहा है तो कितनी मुश्किल हो जाती है. तो सेम वही सिचुएशन होती है. अब वहाँ के लोग ये मिडिल क्लास या हाई अपर से लोअर क्लास के सभी लोगों पे ये प्रॉब्लम आ चुकी थी. एंड एंग्जाइटी मीन्स होता है स्टूडेंट चिंता करना. और बीइंग रिड्यूस टू द रैंक ऑफ द वर्किंग क्लास यानी वर्किंग जो क्लास थी अब वो उनके लिए भी चिंता का विषय बन चुकी थी. कैसे? क्योंकि अब वो रिड्यूस होने लगी थी. काम करने की जो पोजीशन थी वो तो सबकी जा ही रही थी ना. आपने देखा था अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट और वर्ड्स स्टिल. और अभी भी वो वर्ड्स यानी बुरा, अभी भी वो बुरा वक्त अभी की अभी रुका हुआ था. ऐसा नहीं है कि वो सिचुएशन सॉल्व हो गई हो. द अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन थी वो अभी भी बनी हुई थी. वर्ड्स, बहुत ज़्यादा वर्ड्स यानी बुरा, बुरी से भी ज़्यादा बुरा. ओनली ऑर्गेनाइज वर्कर्स कुड मैनेज टू कीप दियर हेड्स एवर वाटर. हेड्स एवर वाटर मतलब अब ये मत समझ लो सर के ऊपर पानी घूम रहा है, नहीं. इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि ये एक आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट के थ्रू समझाने की कोशिश करिए कि जब पानी सर से ऊंचा निकल जाता है, जैसे हिंदी में मुहावरा पढ़ते हो, यानी इतनी ज़्यादा कोई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, उसके लिए बोला है. यानी सिर्फ जो ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स थे, जो परमानेंट वर्कर्स थे, सिर्फ उन्हीं को वर्क मिल रहा था. वो तो मैनेज कर पा रहे थे इस सिचुएशन को क्योंकि उनके पास तो वर्क था. बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड देयर बार्गेनिंग पावर. लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट थे उनके लिए एक बार्गेनिंग पावर स्टार्ट हो गई थी, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी. कैसे? जैसे कि भाई एक वर्क है और हम बेरोजगार हैं और एक ही काम को करने के लिए 8-10 जने खड़े हुए हैं. तो सीधी सी बात है कोई भी जिसको ज़रूरत है वो सोचेगा मैं कम में कर लूँ, मैं भी कम में कर लूँ, मैं उससे भी कम में कर लूँ. एक कंपटीशन सा आ जाता है, प्राइस डाउन हो जाता है और जो वेजेस है, मजदूरी, वो कम हो जाती है. तो यही हो रहा था कि जब एक काम को करने के लिए एक से ज़्यादा लोग वहाँ पे स्टैंड थे, खड़े थे, डिमांड थी, तो उनकी वैल्यू गिर गई. यानी उनकी जो मजदूरी थी, जो सैलरी थी, वो बिल्कुल डाउन हो गई. तो इससे वो बार्गेनिंग पावर में वीक हो गए. यानी अब वो एक ऐसे काम में आ चुके थे कि किसी भी हालत में बस काम मिल जाए, अब कोई मतलब नहीं है, चाहे कैसे भी दो, हमें काम दे दो. बिग बिजनेस वॉज इन क्राइसिस. आपको पता ही है कि बिजनेस तो वैसे ही क्राइसिस हो चुके थे, उनकी वैसी बुरी हालत हो गई थी क्योंकि प्रोडक्शन तो था ही नहीं, ऊपर से जो कॉस्ट है वो ही निकल जाए, बहुत बड़ी बात है. क्योंकि डिमांड नहीं होगी और डिमांड नहीं होगी तो स्टूडेंट सप्लाई करेगा क्यों कोई भी. The large mass of peasantry was affected by a sharp fall in agriculture prices. अब ये सबसे समझने वाली बात है. जो किसान होते हैं ना स्टूडेंट, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है. कैसे? आई बाई चांस एक तो वैसे ही क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं, सब कुछ नेचुरल होता है. ऐसा नहीं है कि उनकी कोई यूनिट हो या कहीं से उनके पास पैसा आ रहा हो, सब कुछ वो नेचर पे डिपेंड करता है उनका. और वो भी कॉस्ट ना निकले तो सोचो कितनी बड़ी मुसीबत में पहुंच जाएंगे. कई बार तो जो फार्मर होते हैं लोन लेकर काम कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि फसल हार्वेस्ट होगी और सेल करेंगे उसके बाद हम लोन चुकाएंगे. लेकिन अगर वो कॉस्ट नहीं मिल पाती है, ये समझो जैसे कि मानो अगर उनकी कॉस्ट निकल रही है 50 रुपये निकल रही है प्याज की 1 किलो की, और वो उसके जो प्राइस है वो गिर के नीचे आ गए हैं, 10 रुपये आ गए, तो वो फार्मर अपनी कॉस्ट को कैसे निकालेगा? क्योंकि मार्केट में इतनी वैल्यू
वैल्यू डाउन हो गई है कि वो अब कोई ख़रीदने वाला ही नहीं बचा, क्योंकि भाई जब किसी के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पैसे नहीं है, तो लेगा कौन। और प्राइस राइज हो रखे हैं, यानी वैसे प्राइस राइज हो रखे हैं, लेकिन क्या है, एकोमोडिटी के प्राइस राइज है, माल जो होता है उसके प्राइस राइज हैं, महंगे हैं, लेकिन जो एक्चुअल पोजीशन जो होती है गुड माल की, यानी किसी भी सामान की, वो कम है। तो यानी जो फार्मर है अपनी, अगर वो जैसे कि 10 रुपए की कोई चीज़ है और 2 रुपए में उसे बेचनी पड़ रही है, तो वो बेचारे की हालत सोचो क्या होगी। तो यह किसान भी इफेक्टेड आ चुके थे, किस लिए, क्योंकि उनके एग्रीकल्चर प्राइसेस गिर गए थे। वुमेन अनेबल टू फिल दियर चिल्ड्रंस स्टमक। अब जो औरतें थी वो अपने बच्चों को 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पा रही थी। 2 स्क्वायर मील, दैट मीन्स अगर 2 वक्त का खाना भी मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात थी। एंड वर फिल्ड विद अ सेंस ऑफ डीप डिस्पेयर, दैट मीन्स कि इतना निराशा थी, डेस्पेयर मीन्स निराशा, इतनी निराशा थी स्टूडेंट के चारों तरफ सिर्फ एक ऐसा सिचुएशन लग रही थी कि बस किसी न किसी तरीके से अपना बेसिक एमिनिटीज़ को पूरा करने के लिए कुछ हो जाए, जो ज़रूरत होती है, क्योंकि हवा पानी से तो इंसान नहीं जिंदा रह सकता ना, ज़रूरत तो और भी चीज़ों की होती है ना। जब भी एक तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, ऊपर से गुजारा कैसे होगा। आप सोच के देखो क्या सिचुएशन हो सकती है। तो ये तो था इकोनॉमिक, आपने देखा डिप्रेशन की वजह से इकोनॉमिक क्या प्रॉब्लम आई थी जर्मनी के ऊपर। स्टूडेंट ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं कि यूएसए की वजह से जर्मनी में जो उनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन ख़राब होती है, उसके क्या रीज़न है, या वीमर फेल क्यों हो जाता है, रिपब्लिक को लोग क्यों पसंद नहीं करते, और उसके अल्टरनेटिव ऑप्शन में क्या आता है। ये पेपर में मोस्टली क्वेश्चन आता ही है, तो इसलिए इस पर स्पेशल ध्यान दीजिए। पॉलिटिकली टू द वीमर रिपब्लिक वॉज फर्जाइल, यानी फर्जाइल हो जाता है बिल्कुल, जिसे कह सकते हैं फर्जाइल, यानी टूट जाना, यानी बिखर जाना। अब वीमर रिपब्लिक यानी बिल्कुल काया पलट हो चुकी थी, उसको संभलना ही मुश्किल हो पा रहा था इस सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं दे रहा था, ना तो वो सॉल्व कर पा रहा। तो लोग तो नाखुश होंगे ही ना, कि भाई सब किससे उम्मीद लगाते हैं, गवर्नमेंट से लगाते हैं कि हमारे सामने जो सरकार है वो हमारी समस्याओं को, प्रॉब्लम को दूर करेगा। लेकिन वीमर रिपब्लिक का सबसे नापसंद करने वाली बात यही थी कि वो लोगों की इन समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पा रहा था। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था और प्रोडक्शन हाफ हो गया था, स्ट्राइक हो रही थी, रैली निकल रही थी, तो ये सारी सिचुएशन बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। द वीमर कॉन्स्टिट्यूशंस हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट्स। इनहेरेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, जब अपने अंदर ही कमी होती है। यानी वीमर रिपब्लिक, चलो ये तो था कि लोग नाखुश हैं क्योंकि वो उनकी उम्मीदों पे पूरा नहीं कर पा रहा था, लेकिन एक दूसरा भी ये रीज़न था कि उसके वीमर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर खुद में भी कमी थी, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम में फंसा। क्या कमी थी वो हम पढ़ेंगे। विच मेड इट अनस्टेबल, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल हुआ, यानी इसको हटना पड़ा। एंड वल्नेबर टू डिक्टेटरशिप, यानी वल्नेबर मीन्स होता है स्टूडेंट जिसमें दोष होता है, आलोचना की जाती है, उसकी आलोचना की गई वीमर रिपब्लिक की, और डिक्टेटरशिप की तरफ सब जाना चाहते थे। डिक्टेटरशिप का मीन्स होता है स्टूडेंट जिसे हम कह सकते हैं एक तानाशाही सरकार, या कोई राजा, जब एक राजा रूल करता है, जब डेमोक्रेसी नहीं होता है, तो उसे हम डिक्टेटरशिप कहते हैं। तो अब लोग है ना चाहते थे, हम थक गए हैं कि हमें नहीं चाहिए डेमोक्रेसी, क्योंकि उन्होंने वीमर को देख लिया था रिपब्लिक को कैसे काम कर रहे थे, तो वो चाहते थे कि हमें ना हमें डिक्टेटरशिप ही चाहिए। तो उस जगह वो अब बढ़ने लगे। वो ये तो एक तो अब इसका फर्स्ट रीज़न देखेंगे कि इनहेरेंट डिफेक्ट्स क्या था। वन वॉज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, अंडरलाइन कर लीजिए कि मेन रीज़न था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। दैट मीन्स क्या होता है, प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि आप ये समझो कि अगर 8 पार्टी हैं या 10 पार्टीज़ हैं, और उसके जो सभी के सभी का क्या होता है, कैबिनेट में जाते हैं, एक एक एमएलए आप सब में से ले लो, चलो 10 पार्टी समझ लो, सब में से एक एक एमएलए अपने शेयर लेके जाता है। दैट मीन्स अपने अपनी वो जितना भी उसको इलेक्टेड वोट मिलते हैं उसके बिहाफ पे वो वहाँ पे जाता है पार्लियामेंट में, चाहे किसी को 30% मिल रहा है, किसी को 20 मिल रहा है, लेकिन मेजॉरिटी किसी को नहीं मिल रही है। तो वो एक मिली जुली सरकार बनाएंगे, कॉलिजन बनाएंगे, यानी मेजॉरिटी नहीं, यानी सबको पार्टिसिपेट देंगे पार्लियामेंट के अंदर। आप सोच के देखो इंडिया के अंदर, जैसे कि भाई अगर गवर्नमेंट बनती है और मेजॉरिटी नहीं मिल रही है, और सबको ही अगर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम जनता पार्टी हो, अगर इन सबको ही कोई पार्लियामेंट के अंदर कोई ना कोई रोल दे दें,
सबकी पार्टी के वर्कर काम करेंगे, तो आप ये सोचो कि उनकी मेजॉरिटी ना होने की वजह से डिसीजन कैसे होगा। डिसीजन थोड़े को इतनी जल्दी ले सकते हैं किसी भी समस्या में, क्योंकि इतने सारे लोग क्या करेंगे, स्टूडेंट कैबिनेट के अंदर अगर जाएंगे तो वो सब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर जाएंगे। तो ये तो था इनका एक रीज़न। दिस मेड अचीविंग अ मेजोरिटी बाय एनी वन पार्टी अ नियर इम्पॉसिबल टास्क। तो एक पार्टी की मेजोरिटी ना होने की वजह से कोई भी काम हो ही नहीं पाता था, इम्पॉसिबल टास्क हो जाता था, कोई भी काम इम्पॉसिबल हो जाता था। लीडिंग टू अ रूल बाय कॉलिशंस, क्योंकि सारा काम कॉलिजन की वजह से में ही हो रहा था, यानी मिलीजुली सरकार कर रही थी। अनदर डिफेक्ट वॉज आर्टिकल 48। अब दूसरा डिफेक्ट अंडरलाइन कर लीजिए कि वीमर रिपब्लिक क्यों फेल हुआ था। पहला रीज़न क्या हो गया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सेकंड रीज़न है आर्टिकल 48। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है। विच गेव द प्रेसिडेंट, इसका मतलब क्या है समझिए। विच गेव द प्रेसिडेंट द पावर्स टू इम्पोज इमरजेंसी। दैट मीन्स कि प्रेसिडेंट क्या है, वो एक ऐसी, उसके पास एक ऐसी पावर होती है कि वो इम्पोज कर सकता है, यानी किसी के ऊपर थोप सकता है इमरजेंसी। अगर वो इमरजेंसी लगा देगा, प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा देता है, तो उस सिचुएशन में, यानी आर्टिकल 48 के को ध्यान में रखते हुए, सस्पेंड सिविल राइट्स, यानी किसी भी आम जनता के जो भी सिविल राइट्स है वो छीन लिए जाएंगे। एंड रूल बाय डिक्री, और डिक्री द्वारा रूल किया जाएगा। अब डिक्री क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इम्पोज समझिए, इसके अंदर ये 2-3 वर्ड को अंडरस्टैंड कीजिए कि इम्पोज क्या है और इसके डिक्री क्या है, आर्टिकल 48 क्या है, तो सिविल राइट्स क्या है। तो डिक्री मीन्स होता है स्टूडेंट के जब पार्लियामेंट में कोई रूल पास होता है, आप जानते हो, अगर हमें कोई तो बिल पास कराना है, कोई रूल बनाना है, तो सबकी मेजॉरिटी चाहिए होती है। लेकिन डिक्री का मतलब होता है कि जब प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से सिर्फ कागज़ पे लिख दे, हाँ ये काम कर लो और ये रूल है। तो ये कब हो सकता है, जब आर्टिकल 48 लगा हो, प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी लगाई हो, इम्पोज कर दी हो कि इमरजेंसी है, और उसके पास, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि अब वो कोई भी रूल बना सकता है बिना किसी की परमिशन के। क्योंकि क्या होगा इसके अंदर, क्योंकि 8-10 लोग अलग अलग पार्टी के हैं, उनकी मेजॉरिटी बन ही नहीं पाएगी, काम हो ही नहीं पाएगा, तो उन्होंने ऐसा रूल बना रखा था। तो ये 2 मेन रीज़न थे जिसकी वजह से इसे इनहेरेंट डिफेक्ट कहा जाता है, कि अंदर खुद के भी कमी थी इनके अंदर, वीमर रिपब्लिक में। तो ये 2 आप अच्छी तरीके से समझिए। विद इन इट शॉर्ट लाइफ द वीमर रिपब्लिक सॉ 20 डिफरेंट कैबिनेट्स लास्टिंग ऑन एवरेज 239 डेज। अंडरलाइन कर लीजिए, ये भी मेन लाइन है कि 239 डेज में वीमर रिपब्लिक के अंदर कितने कैबिनेट्स थे जो चेंज हुए, ये आपको अंडरलाइन करना है और अंडरस्टैंड करना है। कम से कम 20 बार उसके अंदर कैबिनेट्स में चेंज हुए, यानी कभी ये पार्टी आ रही है तो कभी ये आ रही है, कभी ये आ रही है, तो कॉलिजन करने के ही काम हो रहा था, ना कि मेजॉरिटी से काम हो रहा था। कोई एक गवर्नमेंट काम नहीं कर रही थी, एक पार्टी काम नहीं कर रही थी। तो 230 डेज़ में जो वीमर रिपब्लिक का रूल चला, यानी कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके अंदर 20 डिफरेंट कैबिनेट्स थे, और उसके अंदर लिबरल यूज़ ऑफ आर्टिकल 48 के अकॉर्डिंग एवरेज जो बताई है लास्टिंग कैबिनेट्स की, ये बताई है। यट दिस क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज, तो ये क्राइसिस को मैनेज तो कर नहीं पा रहे थे। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट सिस्टम, लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्कुल लॉस हो गया, उन्हें विश्वास ही ख़त्म हो गया डेमोक्रेसी, इस पार्लियामेंट पे, कि उनका विश्वास ही नहीं था, और वो एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन चाहते थे इसके बिहाफ पे कि अब हमें कुछ ना कुछ और देखना होगा। वे सीम टू ऑफर नो सॉल्यूशंस, क्योंकि उनको अब कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था। तो स्टूडेंट आप देख रहे हो किस तरीके से जर्मनी की हालत ख़राब होती है, और यहीं से एक रीज़न बनता है जिसे हम कह सकते हैं राइज़ ऑफ हिटलर का। तो राइज़ ऑफ हिटलर का रीज़न बनने का कारण ही स्टूडेंट है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि अब ऐसी ये सारी सिचुएशन की वजह से ही एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन जो हिटलर सामने आया, कैसे और किस तरीके से हिटलर ने लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा और पावर में आया।